इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वन लाइनर कॉन्सेप्ट में हमने यहाँ पे किया है, क्योंकि समय काफ़ी कम है तो प्रैक्टिस सेट का भी तो चलेगा ही, लेकिन वन लाइनर जो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी में फैक्ट है उसको एक बार एक सरसरी निगाह से इसे देख लिया जाए, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जिन लोगों का जनरल स्टडीज का पेपर है, क्लास 6 to 8 हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेसन का नाम है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति लेसन में यहाँ पे जो हमने शुरुआत किया है कि भारत के उत्तर में लद्दाख से दक्षिण में कन्याकुमारी तक भारत का जो विस्तार है वह 3200 किलोमीटर है। यानी भारत का जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वह कितना 100 किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर है। ठीक है। और भारत के उत्तर में लद्दाख, जिसका ये लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। और कन्याकुमारी जो है ये तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक भौगोलिक क्षेत्र है। कन्याकुमारी जो भारत का दक्षिण बिंदु है। ठीक है। चलिए सेकंड वाले देखते हैं कि भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात के कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। यानी पूरब से पश्चिम जो भारत की जो एरिया है वह कितना है? 2900 किलोमीटर। यही भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी 3200 इंटू 2900। ठीक है। तो ये भारत का रिलेटेड हो गया। अब देखिए कि जो गुजरात का कच्छ है ये भारत का सबसे पश्चिमी सीमा है। गुजरात के कच्छ में एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक गधा का अभ्यारण्य है। किसका अभ्यारण्य है? गधा का अभ्यारण्य है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक समय की संख्या 7 है। सर ये सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मानक समय का जो संख्या है 7 है, कनाडा में 4 है और रूस में मानक समय की संख्या 11 है। आप बताइए कि भारत में कितने मानक समय है? तो भारत में मानक समय की संख्या है 1। भारत में मानक समय की संख्या कितना है? 1 है। तो ये भारत की जो मानक समय की संख्या है वह कितना डिग्री अच्छा देशांतर से गुजरता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। कितना डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से क्या गुजरता है? भारत का मानक समय गुजरता है। ध्यान रखिएगा, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। कहां से गुजरता है? उत्तर प्रदेश के नैनी से ये गुजरता है। तो इसी कारण ना हमारा जो समय है, यानी जो भारत का जो मानक समय है वह ब्रिटिश के मानक समय से, ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे है। इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। भारत में लगने वाले स्थलीय देश की सीमा बताइए कौन कौन सा है? तो ऐसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, चीन, नेपाल, भूटान। यहाँ पे अगर आप काउंट करते हैं तो पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, तिब्बत और चीन को अगर कॉमन करते हैं तो 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6 और म्यांमार 7। ये भारत की स्थलीय भूभाग से लगने वाले सीमावर्ती देश है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर देखेंगे हम लोग कि भारत की जलीय सीमा हिंद महासागर में श्रीलंका और मालदीव से लगती है। भारत की जलीय सीमा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो हिंद महासागर को आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये देखिए इस मैप को। ये जो आप देख रहे हैं ये जो अरब सागर का भाग कहलाता है, पश्चिम वाला भाग, और पूरब वाला जो ये भाग है ये बंगाल की खाड़ी का भाग कहलाता है। ठीक है। बवे ऑफ बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि पश्चिम और पूरब वाला भाग ये कॉमन जो है ना एरिया, इसे कहते हैं हिंद महासागर। ठीक है। हिंद महासागर। बताइए कि विश्व में कितने महासागर हैं? तो विश्व में 5 महासागर हैं और सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिए कि जो हिंद महासागर में एक कहता है कि श्रीलंका इसका समुद्री सीमा के साथ लगता है और एक कौन सा देश लगता है? मालदीव। ठीक है। तो 2 समुद्री देश। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और झारखंड की राजधानी रांची। 8 राज्यों से गुजर रही है, जिसमें 3 राज्यों की राजधानी से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिका ऑफ कैंसर। चलिए आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कर्क रेखा कैसे भारत के सीमाओं से गुजरती है। चलिए देखिए यहाँ पे कि कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है, नॉर्थ स्फेरिकल में गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर गुजरती है। ठीक है। अब ये जब गुजरती है तो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र से गुजरती है। तो 8 राज्यों में से कौन कौन सा राज्य है? तो यहाँ 8 राज्यों में देखिए भौगोलिक क्षेत्र में गुजरात,
कौन सा राज्य है? गुजरात। तो यहाँ देखिए तो क्या हमने किया है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से ही कर्क रेखा क्रॉस कर जाती है। दूसरा जो राज्य है गुजरात के बाद वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के बाद तीसरा राज्य को आइडेंटिफाई कीजिए, मध्य प्रदेश। चौथा राज्य को आइडेंटिफाई कीजिए तो छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य को आइडेंटिफाई कीजिए तो पांचवा हो जाएगा आपका झारखंड। आइडेंटिफाई कीजिए तो वेस्ट बंगाल। अब यहाँ देखिए कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा से और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर ही बसा हुआ है। वेस्ट बंगाल के बाद ये कर्क रेखा कहाँ चली जाती है? भारत के 6 राज्यों से गुजरने के बाद बांग्लादेश में, तब जाकर फिर भारत के 2 राज्यों में फिर जाकर मिलती है। और वह 2 राज्य है कौन? याद रखिएगा, त्रिपुरा। वह 2 राज्य कौन है? त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखिएगा, इसके लिए हमेशा कंफ्यूजिंग खड़ा हो जाता है कि त्रिपुरा और मिजोरम होगा कि मणिपुर होगा, अंतिम में कौन होगा, शुरू में कौन होगा। तो शुरू में गुजरात हुआ और अंतिम में मिजोरम हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक आप हमेशा याद रखिएगा, मित्र। मित्र में एक बात को ध्यान रखिएगा कि मी जो होगा वो अंतिम हो जाएगा और त्र जो होगा मी से आगे लगेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि पश्चिमी राज्यों की समुद्री सीमा। भारत का जब आप मैप देखते हैं, भारत के मैप में आपने देखा होगा पश्चिमी तटीय सीमा जो अरब सागर से लगती है और पूर्वी तटीय सीमा जो बंगाल की खाड़ी से लगती है। तो भारत की पश्चिमी तटीय सीमा पर कौन कौन सा राज्य है और भारत की पूर्वी तटीय सीमा पर कौन कौन सा राज्य है? ध्यान रखिएगा कि भारत के पश्चिमी तटीय सीमा पर 5 राज्य मिलते हैं। भारत के पश्चिमी तटीय सीमा पर 5 राज्य मिलते हैं और भारत के पूर्वी तटीय सीमा पर 4 राज्य मिलते हैं। पश्चिमी तटीय सीमा पर मिलने वाले राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल का जो पिक्चर होगा वो एकदम सीधे वो टच बिल्कुल नहीं करेगा पूर्वी भाग को, ठीक है। ये आपका केरल हो गया, ठीक है। अब आइए इस एरिया में पूर्वी तटीय सीमा में। तो पूर्वी तटीय सीमा में जब आप आएंगे तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और ये एरिया हो जाएगा तमिलनाडु का। तो एक और कौन सा राज्य पूर्वी तटीय सीमा पे हो गया? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। पश्चिमी भाग में अरब सागर में दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश अवस्थित है। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को बृहद हिमालय कहते हैं और हिमालय के मध्य भाग को क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। हिमालय के मध्य भाग को क्या कहते हैं? हिमाचल कहते हैं। और हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। हिमालय का जो भौगोलिक बनावट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। बृहद हिमालय को ग्रेट हिमालय कहते हैं, मध्य हिमालय को हिमाचल कहते हैं और दक्षिण जो सबसे अंतिम दक्षिण भाग में जो हिमालय है उसे हम लोग शिवालिक कहते हैं। अब क्या ये जब आप हिमालय के पिक्चर को देखेंगे जिसे हम लोग 3 भौगोलिक क्षेत्र में बांटते हैं, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा कि ये तीनों जो है वो एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है। बृहद हिमालय समानांतर है मध्य हिमालय का, मध्य हिमालय समानांतर है शिवालिक का, सभी एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं बृहद हिमालय, माउंट एवरेस्ट चोटी इसी ग्रेट हिमालय पर है, ध्यान रखिएगा। माउंट एवरेस्ट चोटी इसी ग्रेट हिमालय पर है और हिमाचल मध्य हिमालय जो कुमायूं का क्षेत्र है वह सभी क्या आते हैं? मध्य हिमालय में आते हैं। आइए शिवालिक को देखते हैं। शिवालिक जो आप देख रहे हैं, जैसे बिहार की सीमा नेपाल से लगती है, तो बिहार की सीमा नेपाल से लगती है तो इसे एक पर्वत श्रेणी विभाजित करता है बिहार और नेपाल की सीमा को। उस सीमा का नाम है, उस बाउंड्री का नाम है सोमेश्वर की श्रेणी। क्या नाम है? सोमेश्वर की श्रेणी। तो ये जो सोमेश्वर की श्रेणी है जो बिहार से नेपाल को अलग करती है, ये सोमेश्वर की श्रेणी शिवालिक श्रेणी ही है हिमालय का। चलिए आगे देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। भारत के उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार अवस्थित है। अब देखिए कि प्रायद्वीपीय पठार में कहाँ आप आएंगे? जैसे बिंद का पर्वत, जैसे आपकी अरावली, जैसे आपकी सतपुरा की पर्वत, ठीक है। तो इस तरीके से भारत के उत्तरी मैदान, तो भारत के उत्तरी मैदान को जरा यहाँ पे हम लोग समझेंगे। भारत का उत्तरी मैदान अगर आपको देखना है तो 3 नदियों का स्टडी करना होगा, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये उत्तरी भारत के मैदान को बनाते हैं।
उत्तरी भारत के मैदान को बनाते हैं। कौन कौन सी 3 नदियां? सतलज और गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां क्या करता है? उत्तरी मैदान को बनाता है। इसी मैदान के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार है? प्रायद्वीपीय पठार है। चलिए आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय पठार का धरातल काफी ऊंचा नीचा होता है और इस क्षेत्र में पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार में जैसे आप देखते होंगे कि विंध्य पर्वत और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी क्रॉस करती है, तो वो घाटियों को बनाता है, जिसमें घाटियों में सबसे महत्वपूर्ण जो आप देख रहे हैं नर्मदा की जो भ्रंश घाटियां होते हैं, तो ये सभी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार के द्वारा, नदियों के द्वारा घाटियों का निर्माण किया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अब देखिए कि अरावली श्रृंखला कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है मुख्यतः राजस्थान में। कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में। अब देखिए कि यहाँ पे हमने कहा है कि पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो क्या पर्वतों की भी आयु के आधार पर, क्या उसके भौगोलिक बनावट के आधार पर क्या उसे वर्गीकरण किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल। 3 भागों में, जैसे हमने हिमालय को 3 भागों में वर्गीकृत किया था, उसी तरीके से पहाड़ों की आयु को भी 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो आप देख रहे हैं अरावली, अरावली जो है ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, तो सबसे एक आता है पुरानी पर्वत श्रृंखला, पुरानी पर्वत श्रृंखला। अब आइए पुरानी पर्वत श्रृंखला के बाद मध्यकाल की पर्वत श्रृंखला, मध्यकाल की पर्वत श्रृंखला। मध्यकाल की पर्वत श्रृंखला को अगर भारत में आइडेंटिफाई करना है तो आप किसे आइडेंटिफाई करेंगे? विंध्याचल को। किसे आइडेंटिफाई करेंगे? विंध्याचल पर्वत को। और पुरानी पर्वत श्रृंखला में किसको आइडेंटिफाई किया? अरावली को। अब ये बताइए कि विंध्याचल पर्वत जो आप देख रहे हैं ये भारत का विभाजक पर्वत है। किसको विभाजित करता है? तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो विभाजित करने का जो पर्वत काम करता है वह विंध्याचल पर्वत ही काम करता है। तो विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहां से है? गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तक। तो ये कौन से काल का हो गया? मध्यकाल का। अब आइए आधुनिक काल का। तो आधुनिक काल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप देखते हैं वह है हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विंध्य और सतपुड़ा के महत्वपूर्ण श्रृंखला से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ये जो आप देख रहे थे, ये जो आप एरिया जो देख रहे थे अरब सागर वाला भाग, तो यहाँ पे हम लोग पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। और पूर्व में पूरब की घाट होती है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है और पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और जो आपका भौगोलिक जो झुकाव है वह पूर्वी भाग की ओर ही, इस भाग की ओर ही है। टूटा हुआ भाग यानी जो पूर्वी भाग में आप जो देख रहे हैं, पूर्वी भाग में ये ज्यादा टूटा हुआ भाग यहाँ पे अवस्थित है, टूटा हुआ भाग। पश्चिमी भाग में टूटा हुआ भाग नहीं है, ये बिल्कुल क्या है? एक सीधी लाइन है। ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे। पश्चिमी घाट, विश्व की सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण सुंदरबन डेल्टा, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है और ये नदी के मुहाने पर बनता है। 2 मुख्य नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा इस सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। पूर्वी घाट को पूरब में तटीय मैदान स्थित है और पश्चिमी घाट के तटीय मैदान संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की अभिलक्षा चौड़े हैं। इस वीडियो में अभी हम लोग 20 क्वेश्चन ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को करेंगे भौगोलिक स्थिति में। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कंटिन्यू हम बने हुए हैं और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि कंटिन्यू वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।